संचारी रोग होता है, यानी कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं, जो खास ऐसी बीमारियां जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं या जो आसपास में फैली हुई हैं, जो घातक है, प्राणघातक है, काफी कष्टदायक है, उन संचारी बीमारियों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस गोष्ठी के माध्यम से, यानी कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मक्खी मच्छर से फैलने वाली बीमारी, वायरल इन्फेक्शन से पड़ने वाली बीमारी, जो जिसका आसपास में आउटब्रेक हो जाता है या ज़्यादा तौर पे फैलता है, उस बीमारी की चर्चा हम लोग करेंगे। आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस नाम सुना ही है, ये भी एक वायरस है, कोरोना वायरस, जो चाइना के वुहान शहर से होते हुए पूरी दुनिया में फैल गया और हम लोग 2 लहर और इसके कहर को झेल चुके हैं। पहली लहर में उतना नहीं पता चला, दूसरी लहर की स्थिति आपने देखा ही है, जिस तरीके से लाखों लोगों ने जान गंवाया अपने देश में, किसी से छिपा नहीं है और वो परेशानी लगभग हर परिवार में वो पहुंच गया, या अगर आपके परिवार सौभाग्यशाली रहा नहीं पहुंचा तो आपके इर्द गिर्द में, आसपास में, गांव में या आपके जानने वाले दोस्त मित्र और रिश्तेदारी तक तो जरूरी पहुंच गया। अभी जो स्थिति है आगे, उसमें कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के भी संभावनाएं हैं। हमारे जो मेडिकल साइंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनका ये कहना है कि तीसरी लहर भी अक्टूबर-नवंबर में आ सकती है और उसमें ज़्यादा तौर पे वो लोग परेशान हो सकते हैं जो किसी न किसी रूप में अभी तक उनको जो बचाव के उपाय है, वैक्सीनेशन का जो डोज है, वो नहीं ले पाए हैं, या वो लोग जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, अन्य किसी बीमारी से ग्रसित हैं और दवा पे हैं, जैसे गुर्दा रोग है, कैंसर से पीड़ित हैं, ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित हैं, बहुत से ऐसे मरीज हैं जो पीड़ित हैं, जो दवाओं पे चल रहे हैं, शुगर है, पुराना शुगर है, उसकी वजह से तमाम समस्याएं, या वैसे बच्चे जो कमजोर हैं, वो ज्यादा तौर पे तीसरी लहर में प्रभावित हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। अभी विगत करीब 1-1.5 महीने तक से कोई केस रिपोर्टिंग नहीं था अपने मऊ जनपद में, लेकिन अभी हाल ही में परसों जो है एक केस रिपोर्ट हुआ है, बच्ची बाहर से आई हुई है और वो फिर से कोरोना पॉजिटिव का केस मिला है। अन्य कई देशों में तीसरी लहर का प्रकोप शुरू हो गया है और अपने देश में भी आप सुने होंगे, देखे होंगे टीवी न्यूज में कि केरल और कुछ ऐसे साउथ के जो स्टेट्स हैं, वहां पे तीसरी लहर का प्रकोप शुरू हो गया। तो निसंदेह ये फिर से आ सकता है और काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। इसलिए भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी आदित्य योगीनाथ जी, इन दोनों के निर्देश पे जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार है, वो निरंतर प्रयास कर रहा है कि आपका जीवन कैसे सुरक्षित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन कैसे लगाई जाए, साथ ही आयुर्वेद दवाओं के माध्यम से, योग के माध्यम से और होम्योपैथिक दवाओं के माध्यम से आपको कैसे सुरक्षित किया जाए। अभी हाल ही में इसको लेकर के काफ़ी चिंताएं गवर्नमेंट ने की और एक किट डेवलप किया गया, हमारे होम्योपैथिक जो रेनाउंड चिकित्सक हैं उनके माध्यम से वो किट अभी उपलब्ध कराई गई है, जो सरकारी अभी मूल रूप से सरकारी जो अस्पताल है वहाँ से बट रहे हैं वो किट, जिससे कोरोना से बचाव हो सकता है या संचारी रोगों से नियंत्रण पाया जा सकता है। तो आज के विषय में हम लोग यही जानेंगे कि संचारी रोग क्या है और इससे कैसे हम बच सकते हैं। दूसरा जो एक बीमारी अभी आप सुन रहे होंगे, डेंगू का नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोग सुने हैं? बहुत सारे लोग सुने हैं, काफी लोग नहीं भी सुने हैं। देखिए अभी हाल ही में फिरोजाबाद में अभी लगभग 2 दिन के अंदर 50 बच्चों ने जान गंवाई है, 50 लोगों ने डेंगू की वजह से। डेंगू भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मच्छर ही इसका कारण होता है, मच्छर काटता है। इसका जो मच्छर होता है वो दिन में काटता है, साइज में थोड़ा बड़ा होता है और दिन में इसका मच्छर काटता है, रात में वो नहीं काटता। और
इसका जो लक्षण होता है वो बुखार, तेज बुखार के साथ पूरा बदन दर्द और हड्डी हड्डी में तेज दर्द। तेज बुखार के साथ अगर हड्डी हड्डी में दर्द हो रहा है, पूरा बदन तेज दर्द हो रहा है, तो आप समझिए कि डेंगू हो सकता है, डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे ही एक दूसरी बीमारी है जो चिकुनगुनिया बोलते हैं उसको। आमतौर पे अपने एरिया में इसका आउटब्रेक कम हो रहा है, दिल्ली साइड में, अन्य साइड में इसका ज्यादा है। एक और बीमारी आपको बताना चाहेंगे, मस्तिष्क ज्वर। आप नाम सुने होंगे, है ना, मस्तिष्क ज्वर। उसमें जो खास तरह का जो मस्तिष्क ज्वर है, अपने इस तराई क्षेत्र जो एरिया है, जैसे सरजू पे जो किनारा है और इर्द गिर्द का जो एरिया है, जो जिले हैं, विशेष रूप से जो गोरखपुर का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र इससे काफी प्रभावित विगत कई सालों से रहा है। अभी तो चूंकि काफी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम जरूर हुआ है। वो भी बच्चों को प्रभावित करता है, जिसको हम लोग जापानीज इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं, जो एक तरीके का मस्तिष्क ज्वर है और बहुत ही घातक है, प्राण घातक है। पहले आप सुनते होंगे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज एकदम बिल्कुल फट जाता था बच्चों से जापानीज इंसेफ्लाइटिस से। इधर बीच में सरकार काफी केयर की है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका प्रकोप कम हुआ है और ये भी मच्छर जनित है, मच्छरों से ही होता है। इसमें जो खास लक्षण होता है वो यही है कि तेज बुखार, सर में तेज दर्द, सिर, चेहरा तमतमाया हुआ और सिर काफी ज्यादा गर्म और हाथ पैर उसके अपेक्षा कम गर्म या ठंडा। यानी सिर के साइड में तेज बुखार के साथ अगर बदन दर्द हो, बच्चे को परेशानी हो, बच्चा अकबक बोलने लगे, बेहोश टाइप का होने लगे, इस तरह का कुछ लक्षण आपको दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से सिर की तरफ ज्यादा बुखार, तेज बुखार के साथ अगर बच्चा बेहोश टाइप का हो रहा है, झटका आ रहा है, कुछ इस तरह का लक्षण दिखाई दे, तो ये समझ सकते हैं आप कि ये मस्तिष्क ज्वर का हो सकता है या जापानीज इंसेफ्लाइटिस का हो सकता है। ये बिल्कुल कष्टदायक ही नहीं, प्राण घातक है। कोई अगर स्वस्थ हो जाए, समय रहते अगर इसका इलाज हो जाए तो स्वस्थ हो सकता है बच्चा, और थोड़ा भी अगर विलंब होता है तो ऐसे में बच्चा अमूमन अंग भंग हो सकता है, कोई अंग एक खराब हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, अगर जान बच गई तो भी। तो इसलिए बहुत ही प्राणघातक कर सकते हैं इसको, जिसको हम लोग जापानीज इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं। और ये भी ये भी जो है इसका भी मूल कारण वो है मच्छर। ऐसे ही मलेरिया का नाम सुना होगा, मलेरिया बुखार बहुत कॉमन फीवर है, आमतौर पे जानलेवा नहीं है। मलेरिया का जो खास लक्षण होता है तेज बुखार, बदन दर्द, लेकिन डेंगू की तरह से हड्डियों में दर्द नहीं होगा, बिल्कुल हड्डी टूटने जैसा दर्द नहीं होगा। उसी तरह से मस्तिष्क ज्वर की तरह से केवल सिर की तरफ तेज बुखार नहीं होगा इसमें, बल्कि आपको बुखार पूरे बदन में महसूस होगा और साथ में जो है आपको बदन दर्द के साथ बुखार लगेगा। जो खास मलेरिया का जो खास लक्षण होता है वो यही होता है कि टाइम टू टाइम फीवर आना, समय समय पे बुखार आना। ये उसका एक टाइम फिक्स हो जाता है कि 3 बजे अगर दिन में आ रहा है तो 3 बजे कल भी आएगा, परसों भी आएगा, रात को इतने बजे आ रहा है तो उतने बजे आएगा। एक निर्धारित टाइम हो जाता है, चाहे एक दिन में एक बार चढ़े बुखार, एक दिन में 2 बार चढ़े बुखार, लेकिन जो बुखार चढ़ने का प्रक्रिया है वो फिक्स हो जाता है कि हाँ इनको इतने बजे बुखार आ रहा है। अगर टाइम फिक्सेशन के साथ तेज बुखार और बदन दर्द हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि ये मलेरिया हो सकता है और उसका इलाज होता है, उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर मलेरिया ठीक हो जाता है पूरी तरह से। तो इस तरह से संचारी रोग ये होते हैं जो आमतौर पे आसपास में है, जिसमें विशेष रूप से कोरोना को लेकर, तीसरी लहर को लेकर के चिंताएं हैं सरकार की। और डेंगू जिस तरीके से अभी फिरोजाबाद में जिस तरीके से घातक, प्राण घातक रहा है, आसपास में फर्रुखाबाद है, उधर पश्चिम के साइड में, इवन कानपुर, अपने बनारस तक में भी बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया है और इसको लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो बचने का उपाय है, हम जान गए कि आमतौर पे ये वायरल फीवर है या ये मच्छर जनित बुखार है इसमें से कई, तो हम कैसे मच्छरों से बचें, मच्छर से कैसे बचाव हो, इस पे ज़्यादा हमें ध्यान देना हो। यानी मच्छर घर में ना हो, आसपास ना हो, इसका हमें ध्यान रखना हो। ये कैसे संभव है? तभी संभव है जब हम अपने घर और घर के आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखेंगे।
आपको पता ही है जहाँ साफ सफाई नहीं है वहाँ तमाम मक्खियाँ मच्छर दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? दिखते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने घर के आसपास उसकी स्वच्छता बढ़ाइए, साफ सफाई रखिए। कहीं झाड़ और अनावश्यक कोई इस तरह की चीज है उसकी कटाई कर दीजिए। पानी इकट्ठा न रखिए। पानी जो है लंबे दिन तक कोई भी पानी इकट्ठा ना रहे। अगर जैसे मान लीजिए कहीं आपके छत पे आपने गमला रख रखा है, या बहुत लोग टायर निकलती है गाड़ियों से ले जाकर के छत पे रख देते हैं, तो उसमें पानी पड़ा रहता है, उसको भी एक कारण हो सकता है। कूलर है उसमें भी अगर पानी भरा हुआ है और लंबे दिन से पड़ा हुआ है तो ऐसा हो सकता है। गाय लगभग गांव में हर परिवार में हर जगह है। अगर मान लीजिए गाय किसी का गाय नहीं है, अब इस समय बिक गई, चाहे कुछ इस तरह का कहीं भेज दी गई, तो वो नाद चरण में भी पानी हो सकता है। और अगर वो 10 दिन 5 दिन इकट्ठा रह जाए तो उसमें भी बहुत सारे मच्छर पैदा हो सकते हैं जो जानलेवा हो सकते हैं। तो इस तरह से आसपास की साफ सफाई रखनी है, पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, उसे गिरा देना है, और साथ ही अपनी स्वयं की स्वच्छता का भी ध्यान रखना है अगर हम बचना चाहते हैं। इस तरह से आप कम्युनिकेबल डिजीजेज से बच सकते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना से, या ये डेंगू है, मलेरिया है, जो भी है, इन सब का इलाज होम्योपैथी में है आज के डेट में। और कोरोना से विशेष रूप से बचाव के उपाय, जैसे आप जो उसका इंजेक्शन है वो भी लगवाइए, और साथ में होम्योपैथिक में एक दवा आती है आर्सेनिक एल्बम 30, जिसको आपको लेना चाहिए, लेकर के इसका सेवन करना चाहिए और अपने पूरे परिवार को कराना चाहिए। इससे भी काफी हद तक बच सकते हैं। इसके अलावा योग प्राणायाम करना चाहिए और आयुष आरोग्य काढ़ा। अभी हम लोग कुछ दिन पहले काढ़े का सेवन घर में करने लगे थे, लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे फिर से छोड़ दिया है, मास्क लगाना भी बंद कर दिया है। ये बहुत ही नुकसानदायक है, तो इसलिए जो उसका गाइडलाइन है, ज्यादा तौर पे मास्क लगाना, भीड़ भाड़ से बचना, और इसके अलावा हाथों की साफ सफाई, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे अगर हम लोग, 2 गज की दूरी, इन सब चीजों का अगर थोड़ा ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हम लोगों का काफी बचाव हो सकता है। और साथ ही मैं आपसे एक और भी आग्रह करूंगा, जिन लोगों को भी अभी टीकाकरण नहीं हुआ है, जो लोग भी 18 साल से ऊपर हैं, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कास्ट इसको लगवा रही है। आप बेहिचक किसी भी अफवाह में न पड़िए और जा करके अपना टीकाकरण जितना जल्दी से जल्दी हो सके करा लीजिए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है, और किसके साथ क्या होगा ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता अभी से, और कैसा होगा ये भी नहीं कहा जा सकता है। अभी जिस तरीके के कुछ केसेस कोरोना के दिल्ली साइड और केरल साइड में जो मिले हैं, वो पिछले बार के कोरोना से बिल्कुल अलग है। जैसे उनके अंदर जो मिल रहा है वो तेज बुखार मिल रहा है, जैसे डेंगू के जो लक्षण होते हैं इस तरीके का बुखार मिल रहा है, तेज बुखार के साथ हड्डी दर्द करना, ये उनके लक्षण मिल रहे हैं। जांच कराने पर न तो कोरोना पॉजिटिव आ रहा है न तो डेंगू पॉजिटिव आ रहा है। 3-4 दिन अगर प्रॉपर तरीके से इलाज जिनका भी नहीं हुआ, थोड़ा सा चुप रहे हैं, उनके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने लग रही है, अंदर के अंगों में ब्लीडिंग होने लग रही है। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट कम हो जा रहा है। जांच में पता चल रहा है कि प्लेटलेट्स काफी कम हो गया, और प्लेटलेट्स काफी कम हो गया, इसकी वजह से जब भी शरीर के अंदर प्लेटलेट्स काफी कम हो जाएगा, जब 60-70 हजार 50 हजार के नीचे आने लगता है तो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट आपको सुनने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे कि पता चला इनका प्लेटलेट्स काउंट 45 हजार आ गया, 20 हजार आ गया, 18 हजार आ गया। आगे चल करके उनमें बहुत दिक्कत होती है, उनको तो अलग से समझिए प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ता है या प्लाज्मा चढ़ाना पड़ता है, और बड़े किसी संस्था में जाकर के एडमिट होना पड़ता है, तब भी बहुत कम मुश्किल से उनकी जान बचती है। और आपको बता दें डेंगू भी वैसे ही खतरनाक है। इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं, और बहुत ज्यादा करके फर्दर जो है बहुत सारे डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, और क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये डेंगू है या ये कोरोना है, और फिर पेशेंट जान गंवा रहे हैं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो हो रहा है ये मान करके कि ये हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उनमें पता ही नहीं चल रहा है, और 10 से 12 दिन 15 दिन जाते जाते अंदर इतनी ब्लीडिंग हो जा रही है कि उनकी जान चली जा रही है। तो आने वाले जो वेरिएंट है कोरोना का, अब नए दौर में किस तरीके का ये वेरिएंट आएगा और कैसा होगा और कितना घातक होगा और किस तरह के लक्षण इसमें डेवलप होंगे, ये कोई नहीं जानता है और कोई नहीं बता सकता। इसलिए जरूरी है कि आप जो कोरोना से बचाव का जो टीका है
वो जरूर लीजिए। साथ ही होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम 30 पावर की दवा है, वो बहुत ही कारगर, बहुत ही प्रभावी है। उसको भी लेकर के आप सुबह के टाइम में 3 दिन केवल खाना है, सबको खिलाना है। जितने सयाने लोग हैं 4 गोली देना है सुबह खाली पेट 3 दिन, और जो बच्चे हैं 10 साल से कम के उनको 2-2 गोली देना है दिन भर में 3 दिन लगातार करना है सुबह खाली पेट। फिर पुनः 21 दिन बाद रिपीट करना है, लगातार नहीं लेना है। और इससे ज्यादा जरूरी है अपने इम्यूनिटी और इन सब चीजों पे ध्यान देना कि आप स्वस्थ कैसे बने। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव बताएं कि कैसे हम लोग टीकाकरण के साथ साथ दवाएं ले लें, टीकाकरण करा लें, इसके बाद भी तो ये हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों डोज लिया, सारे प्रिकॉशंस लिए, इवन डॉक्टर की बात बता रहा हूँ, सामान्य आदमी नहीं, जो पढ़ा लिखा है, MD MS डॉक्टर है, जो बड़ी संस्थाओं में काम करता है, जिनके पास संस्थाएं की सुविधा है, एम्स जैसे अस्पताल की जिनके पास पूरी सुविधा है, जो वो उसमें काम करते हैं ऑलरेडी, वो डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो भी अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में और कौन से ऐसे उपाय हो सकते हैं जो आपके हाथ में, अभी मैडम बताएंगे कि ऐसे कौन से उपाय हो सकते हैं जो आप जिनको अपना करके अपने जीवन शैली में ला करके अपना बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव।